Namaskar. मैं Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics, and today I am back with another lecture in the series of inflation. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैगफ्लेशन. इनफैक्ट स्टैगफ्लेशन एक बहुत टिपिकल सिचुएशन है. इट इज़ इन अदर वर्ड्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपकी जो एक तरफ स्टेग्नेशन है. स्टैग स्टैंड्स फॉर स्टेग्नेशन. एक तरफ तो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, अर्थव्यवस्था में स्टेग्नेशन आई हुई है, यानी कोई विकास नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, रोज़गार नहीं बढ़ रहा बल्कि कम हो रहा है. और दूसरी तरफ ये डिस्फ्लेशन स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन. दूसरी तरफ देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या है. These two were never seen together. I mean, not before 70s. 70 के दशक में पहली बार इन दोनों को इकट्ठा देखा गया, स्टेग्नेशन को और इन्फ्लेशन को. अमूमन ये हुआ करता था कि जब मुद्रास्फीति होती थी, जब कीमतें बढ़ती थी, तो उसके साथ साथ देश में वस्तुओं सेवाओं की मांग भी बढ़ रही होती थी और उसका रिजल्ट ये होता था कि देश में आय, रोजगार, उत्पादन, हर चीज़ बढ़ रहा होता था. यानी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है ऐसी स्थिति में. लेकिन ये 70 के दशक में ऐसी स्थिति पहली बार आई कि एक तरफ तो मुद्रास्फीति हो रही है, यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी है या बढ़ रही है बेरोजगारी. उत्पादन पहले से कम हो रहा है और जहाँ तक मांग का सवाल है वो भी पहले से कम हो रही है. सो this was a situation that was never seen till then, where inflation coexisted with fall in production, employment and demand. अब देखिए इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्टेग्नेंसी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं हो रही, अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, रोजगार कम है, मांग कम है, इसको, इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए आप जो उपाय करेंगे, उन उपायों को करने से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, कीमतें और तेजी से बढ़ेंगी. और यदि आप कीमतों को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और बढ़ेगी. That is, in other words, if you try to find the solution of this removing unemployment or increasing demand, then such measures will lead to increase in inflation rate. And if you try to control inflation rate, then this will lead to further decline in the growth rate of the economy. So this is the reason, again I will call it a paradoxical situation. एक विरोधाभास सा था कि आप एक समस्या का हल ढूंढते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी समस्या का हल ढूंढते हैं तो पहली बढ़ जाती है. तो इसके फीचर्स क्या थे, एक बार हम देखते हैं. पहली बात तो है कि इस दौरान कीमतें बढ़ती हैं और उन कीमतों के बढ़ने से अक्सर मजदूर कहते हैं हमारी मजदूरी भी बढ़ाओ, राइट. लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर महंगाई होने की वजह से लोगों की मांग कम होने लगती है. जब लोग सामान नहीं खरीद रहे, इधर से फैक्ट्रीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो फिर वो लोग उत्पादन भी कम कर देते हैं. और जब उत्पादन कम होता है तो नेचुरल सी बात है कि रोज़गार का स्तर भी नीचे जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी. अब जब सामान बिक नहीं रहा है, ओके, तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि फैक्ट्रीज, देखिए, नई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही, नई प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा रही वो, लेकिन जो उनकी फैक्ट्रीज की अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा. देयरफॉर ऑल द इंडस्ट्रीज फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी. हर कारखाने में आपको अतिरिक्त क्षमता की समस्या देखने को मिल जाती है. तो इस स्टैगफ्लेशन के, इस समस्या के कारण क्या है, ये समस्या आती क्यों है? बेसिकली मैं इसके कारणों को दो हिस्सों में बांट सकती हूँ. आई कैन डिवाइड द कॉजेज इन टू कैटेगरीज. वन इज द सप्लाई शॉक्स, जो अर्थव्यवस्था में पूर्ति की अचानक कमी हो जाती है. अब ये पूर्ति की कमी क्यों होती है? देखिए, एक पहला कारण तो ये है कि किसी भी वजह से उत्पादन कम हो जाए, यानी जो देश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वस्तुएं हैं जिनका आम जनता बहुत मात्रा में इस्तेमाल कर रही है,
ऐसी कुछ वस्तुओं का या किसी एक वस्तु का देश में उत्पादन कम हो जाए। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन। उत्पादन कम क्यों हुआ, उसके भी अलग बहुत सारे कारण होंगे, विल सी व्हाट दोज रीजंस कैन बी। इसके अलावा दूसरी वजह ये होती है कि जो वस्तुएं हम आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है उनकी उत्पादन की लागत बढ़ रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है कि उसकी वजह से उन वस्तुओं को महंगा बेचना पड़ेगा, और महंगा बेचेंगे तो उससे मांग कम हो जाएगी। तो सप्लाई शॉक्स बेसिकली आर द रिजल्ट ऑफ ईदर फॉल इन द सप्लाई ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट, कोई वस्तु है जिसकी पूर्ति ही कम हो गई है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है इकोनॉमी में ओवरऑल। तो क्या कारण होते हैं, जैसे देखिए प्रोडक्शन क्यों कम हो जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा। देखिए बाढ़ और सूखा से सबसे पहले तो कृषि प्रभावित होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डज गेट इन्फ्लुएंस। हाँ, बाढ़ अगर बड़े एरिया में है तो नेचुरली आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बाकी सब एरियाज भी अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि उत्पादन ही प्रभावित होता है। तो जब अर्थव्यवस्था में कोई प्राकृतिक आपदा आए और बहुत बड़े स्तर पर डैमेज हो और काफ़ी बड़े एरिया में प्रोडक्शन बंद हो जाए, उत्पादन बंद हो जाए, तो नेचुरली देयर इज़ अ सप्लाई शॉर्टफॉल, मतलब पूर्ति कुछ वस्तुओं की कम हो जाएगी। उस एरिया में जिस तरह का सामान बन रहा है उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा, कोई प्रमुख प्रोडक्ट जो है वो पहले से महंगा हो जाए, जैसा कि 70 के दशक में हुआ जब पहली बार स्टैगफ्लेशन हम लोगों ने झेली। तो उसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दी। सडनली दे इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ ऑयल विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, और मतलब किसी कुछ इस तरह की भूमिका हो कि ऐसी खबर हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं। और द इंक्रीज वॉज क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई थी। इसकी वजह से तेल ऐसी चीज़ है, देखिए, जो हर वस्तु के ट्रांसपोर्टेशन में आपको चाहिए। आप कहें कि सिर्फ तेल ही तो महंगा हुआ है, बाकी तो और हर चीज़ का उत्पादन हो रहा है, दैट्स राइट। लेकिन हर चीज़ के उत्पादन में, यहाँ तक कि मैं जैसे नौकरी करने के लिए जाती हूँ, मैं दूसरे शहर में जाती हूँ तो मुझको कम्यूट करना पड़ता है, और अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो नेचुरली मैं चाहूँगी कि मतलब उसकी वजह से मेरी लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है तो मेरी वेजेस भी बढ़े। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा नहीं है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होती, जिसकी उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होती। हर वस्तु और सेवा की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हर वस्तु की पूर्ति पर भी फर्क पड़ता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्राइसेस पर भी फर्क पड़ता है। कई बार मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मजदूरी बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो मजदूरी बढ़वाना भी जायज़ है, लेकिन मजदूरी बढ़ने के साथ यदि उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ती, इफ़ दे लेबरर्स आर एबल टू गेट देयर वेजेस raised without any corresponding increase in the labor productivity, तो उस केस में अगर मतलब बगैर उत्पादकता बढ़े मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है। और अगर उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। और उसी तरीके से कई बार सरकार एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, प्रशासनिक कीमतें जो है वो बढ़ा देती है। अब वो कीमत किसी की भी बढ़ सकती है, जैसे कि भारत में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, कुछ मुख्य फसलों की कीमत सरकार तय करती है। और भारत में देखा गया है कि जब भी कृषि उत्पादन की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस समय भारत में ओवरऑल कीमतें सभी चीज़ों की बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा जो आम आदमी है उसकी आय का मुख्य हिस्सा भोजन पे ही खर्च होता है। तो यदि भोजन ही महंगा हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी और फिर वो अपनी मजदूरी बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, राइट।
So if the prices of agricultural produce increase, it has been found that in every such increase, the overall price level of the country is affected. उसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील, अगर उनकी कीमत बढ़ जाए, अब लोहा और इस्पात ऐसी वस्तु है जो ऑलमोस्ट हर वस्तु के उत्पादन में इनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे कोई भी वस्तु है, आपके व्हीकल्स हैं, घर का सामान है बहुत सारा, जो कि जिसमें आयरन और स्टील का इस्तेमाल, लोहे और इस्पात का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इनकी कीमत बढ़ जाए तो फिर देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, ऑलमोस्ट हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। एंड सो इज़ द केस विद ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। वो मैंने ऊपर कवर कर भी दिया कि तेल यदि महंगा हो जाए तो भी उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह के सप्लाई शॉक आते हैं, मतलब एक तो पूर्ति कम हो गई, चलिए एक बार पूर्ति को अलग छोड़ते हैं, जब हमारे अर्थव्यवस्था में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए ऊपर दिए हुए हमारे किसी भी कारण में से, तो उस मतलब जैसे आपने देखा बच्चे कि आपने देखा कि तेल की कीमत बढ़ गई है, या फिर मजदूरी बढ़ा दी गई है, या एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इन सब का असर क्या होता है कि उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उत्पादन लागत बढ़ जाती है अधिकतर वस्तुओं की, यहाँ तक कि सेवाओं की भी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो नेचुरली ये चीज़ें आपको महंगी बेचनी पड़ेगी, कीमतें भी बढ़ेगी। पर अब कंपनीज कीमत उतनी नहीं बढ़ा पाती जितनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट्स डिक्लाइन, इसकी वजह से लाभ कम हो जाते हैं कंपनीज के। अच्छा, लाभ कम हो गए, इधर कंपनीज को भी घाटा हो रहा है, कंपनीज को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उनका निवेश करने की प्रेरणा खत्म होगी। दे हैव नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। They are not interested in increasing investment levels because their profit levels have declined. On the other hand, consumption is also affected because of increased prices. दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों का उपभोग भी कम हो जाता है, और अगर मांग भी प्रभावित होती है, मतलब मांग भी कम हो गई। अब मांग कम होने से फिर अभी आपको बताया कि फैक्ट्रीज में एक्सेस कैपेसिटी की समस्या आ जाती है। फैक्ट्रीज में ऐसा बहुत सारा जो मशीनें लगी हुई हैं जो बगैर अब खाली पड़ी हुई हैं, जो उत्पादन नहीं कर रही हैं, और इस सारी चीज़ों का असर ये होता है कि देश में उत्पादन भी कम हो जाता है और बेरोज़गारी भी बढ़ने लगती है, यानी रोज़गार कम होने लगता है। तो ये तो हुआ अबाउट सप्लाई शॉक्स एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो सप्लाई एस्पेक्ट हुआ। दूसरा कारण क्या होता है स्टैगफ्लेशन का, कि अर्थव्यवस्थाओं में अक्सर जो सरकारें हैं वो कई बार ऐसी नीतियां अपना लेती हैं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं, और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। एट टाइम्स गवर्नमेंट्स of the economies adopt such conflicting expansionary and contractionary policies which harm the economy. एक तरफ तो फॉर एग्जाम्पल देश की जो सरकार है मुद्रा की पूर्ति बढ़ा रही है, चाहे वो नए नोट छापे, चाहे देश के कमर्शियल बैंक जो हैं वो आपके साख निर्माण ज़्यादा कर रहे हैं, तो ओवरऑल देश के अंदर मुद्रा पूर्ति बढ़ रही है। एंड यू नो बाय नाउ, आप सभी अब तक ये जानते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उसका सीधा असर किस पर होता है, कीमतों पर, कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है देश में कि कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। ओके, ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि टैक्सेस बढ़ा रही है। अब टैक्सेस बढ़ाने से क्या है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, महंगी हो जाती है तो कस्टमर में और आप अगर उपभोक्ता हैं तो हम महंगी चीज़ कम खरीदते हैं ना, मांग कम हो जाती है। अच्छा, मांग कम होगी, इधर से क्या होता है, मांग कम हो गई तो फैक्ट्रीज़ को निवेश करने की प्रेरणा नहीं रही कि सामान बिक तो रहा नहीं है। फैक्ट्रीज हैव नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज नॉट सेलिंग। एंड देन ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने एक और काम किया, ब्याज की दरें बढ़ा दी। अब ब्याज की दरें बढ़ने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज, ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है। और अगर ऋण लेने की लागत बढ़ जाएगी तो देखिए फिर निवेश करने की प्रेरणा कम हो गई। एक तो सामान बिक नहीं रहा,
ऊपर से जो आप उधार ले रहे हैं वो भी पहले से महंगा मिल रहा है। तो इस तरह की जब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, उसका अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है और इस तरह की स्थिति पैदा होती है जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके, इस तरह की नीतियों से कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, कीमतें बढ़ती हैं, और इधर से क्योंकि ब्याज की दर और कर बढ़ रहे हैं तो मांग कम हो जाती है, तो ग्रोथ कम हो जाती है। अब फाइनली हम लोग आते हैं कि स्टैगफ्लेशन को हम रोक कैसे सकते हैं, काबू में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला तरीका ये है कि एक चीज़ तो समझिए कि जब भी देश में इस तरीके से कीमतें बढ़ रही होती हैं तो हमेशा मजदूर कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रेड यूनियंस के माध्यम से अपनी जो मालिक हैं उन पर दबाव डालें कि हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वाकई में ये बढ़ती हुई जो कीमतें हैं ये उनको तकलीफ दे रही होती हैं। These increasing wages are causing pain to them. Their standard of living is declining. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मजदूरी बढ़ा दी तो फिर उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो फिर से और महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तो एक चक्रीय प्रवाह सा हो जाएगा जिसको रोकना ज़रूरी है, जिसमें दखल देना ज़रूरी है। तो उसका सल्यूशन क्या है कि पहले तो कोशिश की जाए, जब तक ये समस्या है स्टैगफ्लेशन की तब तक मजदूरी ना बढ़ाई जाए। लेकिन अगर मजदूरी बढ़ाई भी जाती है तो पहले मजदूरों की उत्पादकता में वृद्धि करने की कोशिश की जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, इस दौरान जब ये समस्या स्टैगफ्लेशन की चल रही है तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो या तो ना लगाए, आई मीन एटलीस्ट बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है, हो सके तो कुछ कम कर दे। जो टैक्सेस हैं अप्रत्यक्ष कर वो कम कर देने चाहिए, क्योंकि टैक्सेस कम होने से फिर कीमतें कम हो जाएंगी और कीमतें कम होने से मांग थोड़ी बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि एक तो दो चीज़ें चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कीमतें भी कम हो तो वो काम भी हो जाएगा, और इधर से सस्ता सामान बिकेगा तो लोगों की मांग बढ़ेगी तो फिर ग्रोथ भी हो जाएगी, स्टैग्नेशन भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन को बढ़ावा दे। तीसरा, फिर से जब तक ये समस्या चल रही है स्टैगफ्लेशन की, इतने समय में सरकार कोशिश करे कि मुद्रा की पूर्ति ना बढ़ाए, नए नोट ना छापे, साख निर्माण भी कंपैरेटिवली कम करने की कोशिश करें। अब फिर से प्लीज़ मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे, एक तरीका तो मैं ये कह रही हूँ कि व्यय कम, आय कम है, व्यय ज़्यादा है, द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेस एंड, और वैसे भी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर देंगे तो उनकी इनकम गवर्नमेंट की और भी कम हो जाएगी, है ना। फिर सरकार अपने खर्चे कम करे क्या? हम अगर चाहते हैं कि सरकार देश का विकास करे, उत्पादन बढ़ाए, तो सरकार को खर्चा भी करना चाहिए। जब आय नहीं है और हम कह रहे हैं कि आप नए भी नोट भी मत छापो, तो सरकार कैसे लाएगी पैसा, कैसे अपना खर्चा बढ़ाएगी? तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा सरकार को पर्टिकुलर होना है। सरकार के खर्चों को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक है वो जो वहाँ जहाँ विकास पर खर्च किया जाता है, दूसरा जो गैर विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। तो सरकार को ये कोशिश करनी है कि वो मुद्रा की पूर्ति, नए नोट ना छापे जितना संभव हो, और अपने खर्चे जो गैर विकास कार्यों पर है उनको रोके, उनको कम करे, लेकिन जो विकास कार्यों पर खर्च करना है वो बढ़ाते रहे, वो कंटिन्यू करें। तो उससे देश में आय, रोजगार, उत्पादन तो बढ़ेगा, तो स्टेग्नेशन वाली प्रॉब्लम तो खत्म होगी। इधर से सरकार अपनी बाकी के जो फालतू के जो खर्चे हैं अगर उनको रोक दे, कम कर दे, तो उसकी वजह से मांग कम हो जाएगी और कीमतों पर असर पड़ेगा। एंड देन सप्लाई शॉक्स, जो हमने बोला कि अचानक किसी कारण से वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया है, चाहे नेचुरल कैलामिटी है, चाहे कोई और कारण है, तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, देखे कि किस वस्तु के उत्पादन में कमी आई है, कहाँ ये सप्लाई शॉक आया है, क्यों आया है, उन कारणों को दूर करे और जहाँ तक संभव हो सके उन वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करे एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी। यदि सरकार ऐसा कर पाती है तो फिर पूर्ति बढ़ जाएगी, और पूर्ति बढ़ने से एक तो ग्रोथ भी होगी और उधर से कीमतें भी कम हो जाएगी।
खास बात जो नोट करने की है स्टैगफ्लेशन में, कि स्टैगफ्लेशन के दौरान आप ये सोचें कि कोई एक कदम उठा लेंगे और ये समस्या से निपट लेंगे, ये संभव नहीं है. यू हैव टू, द गवर्नमेंट्स हैव टू अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज measures in order to control stagflation, because it is a very complicated situation. ये जो stagflation है कोई बहुत सरल नहीं है इसको हैंडल करना. That's all. Thank you so much. Rest in our next lecture.